कैसर की शादी हुई फरवा के साथ। कैसर का ताल्लुक लाहौर से है और फरवा उसके ताया की बेटी है। और फरवा बोर्न एंड ब्रॉट अप इन कनाडा है और कैसर हमेशा से पाकिस्तान में रहा है। पहली दफा पाकिस्तान से बाहर निकला है और पहला ही जो उसका सफर पाकिस्तान से बाहर हुआ है वो अपने ससुराल कनाडा में हुआ है। शादी इन लोगों की पाकिस्तान में हुई थी और 1 महीने से कैसर अपने ससुराल के साथ कनाडा रह रहा है। बिल्कुल भी खुश नहीं है, मतलब बिल्कुल भी खुश नहीं है। कहता है कि मुझे बिल्कुल दामाद वाला प्रोटोकॉल नहीं मिला, मेरी कोई आवभगत नहीं हुई, मुझे दामाद जैसी इज्जत नहीं दी गई और मेरे ऊपर मुसलसल प्रेशर डाला जा रहा है जॉब ढूंढने के लिए। तो कैसर कहते हैं बिलाल भाई, एक वजह मुझे कनाडा आकर डिप्रेशन की ये है कि मेरी बीवी के साथ रिलेशन बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा मेरा अंदाज़ा था या मेरा कॉन्सेप्ट था कि शादी के शुरू शुरू के दिनों में मियाँ बीवी का होता है। यानी होता है ना, बीवी बन सवर के कढ़ाई वाले कपड़े पहन के मेकअप करके ज्वेलरी पहन के बनती संवरती है और उनकी दावतें हो रही होती हैं। हर दावत पे एक नया ड्रेस, एक अलग स्टाइल और कोई केक या मिठाई लेकर जाते हैं दावतों पे और वहाँ जाकर सबके साथ मिल बैठ के गप्पे मारते हैं, खाना खाते हैं। वही हंसी मेला शुगल रौनक होता है, एक्साइटमेंट होती है नई नई शादी की, नए नए दिनों की कि अपनी लाइफ शेयर कर रहे हैं। खुशी में गमी में सारी उम्र एक दूसरे का साथ निभाने की वादे कस्में, सेहत हो या बीमारी, अमीरी हो या गरीबी, खुशहाली हो या तंगदस्ती, हर किस्म के हालात में कभी एक दूसरे का साथ ना छोड़ने के अज़म और जज्बे की बातें। जब नौ ब्याहता जोड़ा एक दूसरे के साथ वक्त गुजारता है तो एक दूसरे को समझने की कोशिश करता है, पसंद नापसंद, मिजाज, आदतों का पता चलता है। कोई वहम हो तो उसका अंदाज़ा होता है, शेड्यूल क्या चल रहा है, रूटीन में क्या काम होते हैं। इसी तरह से उनका बॉन्ड डेवलप होता है। सबसे बड़ी चीज़ बिलाल भाई पूछें क्या? मैंने कहा बताओ। कहता है रोमांस। रोमांस रोमांस बिलाल भाई, रोमांस मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, रोमांस है ही नहीं। मैंने कहा कैसे? ठहरो ठहरो ठहरो, 1 मिनट रुको यार। रोमांस से तुम्हारी क्या मुराद है? क्या चीज़ एक्चुअली मिस कर रहे हो? खुल के बताओ। कहता है बिलाल भाई, रोमांस होता है फूल देना, गिफ्ट, एक दूसरे को एक दूसरे का इंतज़ार करना, छोटी छोटी चीज़ें, एक प्लेट में खाना खाना, चाय बना के देना, दूध पत्ती बनाना, एक ही प्याली से पीना, इस तरह के काम। कभी रात को देर 10:30 बजे घर के पिछले दरवाजे से किसी को कानो कान खबर ना हो, जाके बाजार से खट्टे गोलगप्पे खा के आना। ट्रैफिक में गाड़ी खड़ी होती है तो इतने में मोतिये के और गुलाब के फूलों वाले गजरे वाले आ जाते हैं, तो शीशा नीचे करके उनसे पूछना कि भाई कितने का गजरा दे रहे हो, तो उसका कहना भाभी के लिए ले लें, तो उससे ले लेना, बीवी को पहनाना। नाज़रीन, ये जब मैंने उसकी बातें सुनी ना तो मुझे लगा कि अभी तक जो इसने अपनी दास्तान सुनाई है उसमें लालच का ही एक बहुत प्रोमिनेंट एलिमेंट था कि इसको अपने इन लॉज से बहुत माली फ़ायदा चाहिए था और इसके बड़े अरमान थे कि इसको बहुत हाथों के ऊपर उठाया जाता, पलकों के ऊपर बिठाया जाता कनाडा में। लेकिन वो कहते हैं ना, हर इंसान में कुछ अच्छाई भी होती है। तो मुझे नज़र आया कि इसके अरमान थे कि इसकी जब शादी होती तो नई नवेली दुल्हन के साथ ये घूमता फिरता और मतलब जब ये बातें कर रहा था कि उसके साथ मैं खाना खाता, उसको मैं गजरे लेकर देता, तो इट गेव मी अ सेंस कि कहीं ना कहीं ये प्यार को भी मिस कर रहा है। शायद इसकी बीवी इस हद तक प्रोफेशन ओरिएंटेड है कि शादी के दिनों को एंजॉय करने के लिए शी शुड हैव टेकन अ ब्रेक, शायद उसको वेकेशन ले लेनी चाहिए थी, लेकिन उसने कोई छुट्टियां नहीं ली और शादी के दूसरे दिन से ही वो काम पर जाना शुरू हो गई। तो इससे कहीं ना कहीं इसको ये लगा कि उसके लिए शादी का वो मतलब नहीं है या वो सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस या वो मायने नहीं है जो इसने शादी से एसोसिएट किए हुए थे अपने कॉन्सेप्ट में। तो कहीं न कहीं इसमें उसकी बीवी का भी कसूर है। शायद वो शादी को उस लेंस से नहीं देखती जिससे पाकिस्तानी दूल्हे देखते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा कल्चर शॉक था इसके लिए और इसके लिए मैं ऑनेस्टली इसको मूर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराऊँगा। ये शायद किसी भी नए पाकिस्तानी शादीशुदा लड़के के अरमान होंगे। तो कैसर कहता है कि बिलाल भाई,
मैं तो ये कुछ सोच के आया हुआ था और ऑनेस्टली पूछें तो मैं अम्मी से पूछता हूँ कि खुर्रम भाई और भाब्स का कैसा चल रहा है, तो वो कहती हैं तो रोमांस ही ख़त्म नहीं होके दे रहा। शादी को 4 महीने हो गए लेकिन अभी भी ऐसे लगता है कि 2 हफ्ते पहले ही शादी हुई है और नई नवेली दुल्हन ही है, अभी तक वो किचन में भी नहीं आई। वो होता है ना कि खीर में हाथ डाले और खाना बनाना शुरू करे, तो अभी तक उसका वो नया फ़ेज़ ही चल रहा है। तो वैसे भी वो तो काफ़ी अमीर कबीर बाप की बेटी है, तो आए रोज़ उनके अबू के घर से ही कुछ ना कुछ आया रहता है। वो इतना खाना दे जाते हैं कि पूरा हफ्ता बेटा वही हम लोग खाते रहते हैं। लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि बड़ी दुल्हन कब आएगी किचन की तरफ, अभी तक तो नहीं आई बेटा। लेकिन ये है कि उनसे तो क्या शिकायत करनी, भाब्स के फादर ने तो खुर्रम भाई को नई कल्टस भी दी है, तो उनसे कोई शिकायत नहीं है बिलाल भाई। और ज़ाहिर सी बात है कि अगर वो किचन में नहीं भी जा रही तो भाब्स और वो खुश हैं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरा जो कॉन्सेप्ट था शादी का और बीवी का और शुरू शुरू के दिनों की जो रौनक होती है, वो बिल्कुल चकनाचूर हो गया है। मेरे ऐसे कोई ख्वाब पूरे नहीं हुए इधर आके। मैं आपको बताता हूँ बिलाल भाई, मैंने कहा क्या है यार, क्या मतलब ऐसा क्या डिफरेंस तुमने देखा, यहाँ क्यों तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा? कहता है बिलाल भाई मेरी जो बीवी है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा निकाह हुआ था दैट वाज अ प्रोजेक्ट फॉर हर, और वो उसके बहुत से प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट उसका पूरा हो गया और अब मुझे जाके पता चला वो प्रोजेक्ट मैनेजर लगी हुई है किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ। तो मुझे तो बिलाल भाई ऐसे लगता है कि मेरे साथ जो उसकी शादी हुई है वो बस एक माइलस्टोन था जो उसने हासिल करना था, उसको मिल गया वो माइलस्टोन। तो उसके बाद उसकी जॉब वैसे ही चल रही है जैसे चल रही होती है रूटीन में। तो शादी भी वॉज वन ऑफ मैनी थिंग्स, टू डू लिस्ट पे था उसकी, तो वो उसने चेक ऑफ कर दिया हुआ है अब। तो अब वो अगले महाज़ों पे और अगले प्रोजेक्ट्स पे है। मतलब मैं यूँ इसलिए कह रहा हूँ बिलाल भाई, आप भी कह रहे होंगे कि मैं क्यों ये कह रहा हूँ कि उसने कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं लिया शादी का, या मुझे लगा नहीं कि वो एक्साइटेड है। उसकी वजह ये है ना बिलाल भाई कि जब बंदा एक्साइटेड होता है तो उसके मुताबिक बंदा तैयार होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा ये कंसेप्ट भी था और मैं चाहता भी था कि मेरी बीवी मेरे लिए बने संवरे मेकअप करे, खुले बाल हों, गीले गीले लंबे लंबे कढ़ाई वाले कपड़े हों। वो होता है ना डिफरेंट किस्म के वार्डरोब होती है शादी के शुरू के दिनों में, भड़कीले रंग, शोख और चंचल किस्म के। हालांकि बिलाल भाई एज इसकी 30 ईयर्स है, लेकिन ऐसी कोई बुढ़ी रूह है इसके अंदर कि इसके कपड़े सिर्फ 3 रंग के होते हैं, या इंतहाई मरा हुआ ब्राउन, पिंकिश ब्राउन मरा हुआ जैसा आप इस तस्वीर में भी देख रहे हैं, या इसने ग्रे पहना हुआ होगा, या काला पहना हुआ होगा, या चिट्टा पहना हुआ होगा। बस ये 3-4 रंग है इसके, इंतहाई बोसीदा। कोई लड़कियों वाली खुशी की रमक ही नहीं है, इसके कपड़ों से ही नहीं पता चलता। ऐसे नहीं होती जैसे कोई बुजुर्ग दरवेशाना से मिजाज की बंदी जिसका दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, पैसे की पूरी समझ है और पैसा कमाने की तरफ ध्यान है, लेकिन उसके अलावा अपने आप को बिल्कुल इसने रुला खुला हुआ छोड़ा हुआ है। कहीं से भी बिलाल भाई ये नई दुल्हन नहीं लगती। मैंने कहा कैसे, स्टॉप 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 स्टॉप, ये तुम इंतहाई पर्सनल डिटेल्स मेरे साथ शेयर कर रहे हो। अगेन मेरा इससे कोई कंसर्न नहीं है कि तुम्हारी बीवी कितना तैयार होती है कितना नहीं। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारा दिल क्यों नहीं लग रहा, जैसे और क्या चीज़ें मिस कर रहे हो उसकी कपड़ों के अलावा? कहता है बिलाल भाई और भी चीज़ें होती हैं जैसे तोहफे तहाइफ फूल, जैसे मैंने बताया। तो मेरी बीवी का गेटअप बिलाल भाई मैं आपको बताऊं, उसने नीचे एक जीन्स पहनी होती है, ऊपर एक बैगी सी उसने शर्ट पहनी होती है, ओवरऑल ना मेकअप ना कुछ, और बाल उसने कंघी की ना की, बस पीछे समेटे और निकल गई काम पे। वापस आई थकी हारी, मोबाइल पे लगी हुई। हाँ कैसर, डिड यू हैव एनीथिंग फॉर लंच एनीथिंग, मतलब मेरे से ये पूछ लेती खाना शाना मैंने खाया था कि नहीं खाया था। अगर नहीं खाया था तो मंगा लूँ डील, और अगर खाया था तो अच्छी बात है। चली जाती है अपने कमरे में और लगी होती है मोबाइल के ऊपर, पता नहीं कॉल्स कर रही होती है, अपॉइंटमेंट सेट कर रही होती है। उसका काम ख़त्म ही नहीं होता बिलाल भाई। वो ऑफिस में भी काम कर रही होती है, घर पे भी काम कर रही होती है। ये नहीं ख्याल भाई सारा दिन मियाँ अकेला घर पे बैठा रहा है, कहीं बाहर भी नहीं गया। तो सियाना इसके पास है, अब वापस आई है तो मियाँ को कहीं घुमाने के लिए ले जाए, कहीं रेस्टोरेंट ले जाए, कहीं घुमा फिरा लाए, कुछ खिला पिला दे, बाहर से कोई शॉपिंग करा दे। बस अपने ही काम नहीं ख़त्म होते। मैं तो बिलाल भाई अरमान ही लेके बैठा रहता हूँ कि मेरे पे कोई पैसे खर्च होंगे, आफ्टर ऑल मैं दामाद हूँ। तो
लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि उसके गेटअप में, उसके अंदाज में, उसकी बातचीत में, उसकी लाइफस्टाइल में मुझे कहीं से दिखता ही नहीं कि वो कोई नई नवेली दुल्हन है। वो एक वर्कर है जो जॉब पे जाती है, वापस आती है, जॉब पे जाती है, वापस आती है, जॉब पे जाती है, वापस आती है। और उसने कहीं ना कहीं बस ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये एक एक्स्ट्रा बंदा हुआ करेगा घर पे, जिसको मैंने हेलो हाय करना है और इसको मैंने खाने का पूछ लेना है बस। pretty much sums it all up as far as her responsibilities are concerned। मतलब उसका इतना ही काम है, मियाँ की तरफ इतनी ही जिम्मेदारी है। इससे ज़्यादा मुझे वो बीवी की तरह कोई लगी नहीं। मतलब मेरा जो बीवी को लेके एक्साइटमेंट थी या एक खाली बॉक्स था ना, वो आज भी खाली है। हालांकि मैं दामाद बन गया हूँ इस फैमिली का, तो मेरी बेसिकली जो भी सोच थी या मेरे जो भी कंसेप्ट थे कि कनाडा आऊँगा तो 1.5 महीने के अंदर अंदर ये काम हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं अपने ससुर के यूटिलिटी स्टोर पे डायरेक्टर लग जाऊँगा या चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर बन जाऊँगा, वो नहीं हुआ। अभी तक वो अपने यूटिलिटी स्टोर पे मुझे एक दफ़ा ले कर तक नहीं गए। अच्छा, दूसरी ये चीज़ है कि मैंने सोचा था कि मेरे पास लेक्सस होगी अपनी, लेकिन वो पता चला कि उन्होंने जो सफ़ेद लेक्सस पोर्च में खड़ी की हुई थी जब मैं आया था कनाडा, वो रेंट पर ली हुई थी शादी के शुरू के दिनों में घूमने फिरने के लिए। उसके बाद उन्होंने वो वापस कर दिया है, तो मतलब मुझे कोई गाड़ी नहीं मिली। वो एक्साइटमेंट इतनी बड़ी मेरी ख़त्म हुई है ना कि मैं आसमान से ज़मीन पे धड़ाम से आके गिरा हूँ। मतलब बिलाल भाई, अगर आप मुझे ये कहें ना कि मैं लफ्ज़ों में बयान करूं कि मुझे कितना अरमान है कि मेरे ससुर ने मुझे नई गाड़ी नहीं दी, तो मैं बयान नहीं कर सकता। गिनती ख़त्म हो जाएगी, मुझे उससे भी ज़्यादा अरमान है। ख़ास तौर पे इसलिए क्योंकि खुर्रम भाई को उनके ससुर ने ब्रांड न्यू कल्टस पाकिस्तान में दी थी, तो मुझे तो कनाडा में कोई रैव 4 मिलनी चाहिए थी कम अज़ कम, 2026 मॉडल। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और तीसरी ये चीज़ कि मुझे था कि चलो जैसी भी है, बहुत कतरीना कैफ तो नहीं है। मैंने कहा, तुमने पहले भी मेरे से बात की थी कि तुम्हारी बीवी कतरीना कैफ जैसी नहीं लगती, दिस इज़ नन ऑफ माई कंसर्न, उसका नाम लेना बंद करो। वो जैसी भी दिखती है दैट्स फॉर यू, और यू बेटर कम टू टर्म्स विद हाउ एवर शी लुक्स, बिकॉज नाउ यू हैव साइंड द कॉन्ट्रैक्ट। कहता है अच्छा बिलाल भाई सॉरी, वो बात नहीं करनी थी। लेकिन थिंग इज़ के जो मेरी एक्साइटमेंट थी ना कि मेरी बीवी बनी संवरी हुई हो और मियाँ को लिफ्ट कराए, उसके साथ एक प्लेट में खाए। एक प्लेट में खाना तो दूर की बात है बिलाल भाई, वो खाना ही पसंद नहीं करती जो मैं खाना पसंद करता हूँ। निहारी हो गई, मगज़, बोंग, पाए, मुझे ये चीज़ें पसंद हैं। मैं लोरी हूँ बिलाल भाई, लोरी। बचपन से मैं बायर फूड स्ट्रीट में गामे राजे माजे के साथ जा जा के हम लोग पान गुटखा, आपको मैंने बताया था मैं शौक से खाता हूँ। तो उसको इनमें से काफ़ी चीज़ों का पता ही नहीं है कि होती कैसी हैं। तो मैंने एक दफ़ा कहीं से पान ख़रीद के उसको ट्राई करवाना चाहा, तो उसने करके स्पिट आउट कर दिया। उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो वो खाने ही नहीं खाती। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि इसके साथ सारी उम्र कैसे चलेगा। मतलब दो बंदे जिनकी खाने के भी शौक एक दूसरे के साथ नहीं मिलते, वो एक दूसरे के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे। वो इवन ये भी कैसे डिसाइड करेंगे कि आज क्या पकेगा या क्या खाएंगे। मैंने कहा तुम इसकी टेंशन ना लो, बिकॉज कनाडा का लाइफस्टाइल ऐसा है कि अगर दो बंदों की नहीं एक बात पे बनती कि कोई सर्टेन चीज़ पकाई जाए, तो दोनों अलग अलग चीज़ें खा लेते हैं। बिकॉज cooking in home is sometimes more expensive than buying things outside। तो लोग अपने मर्ज़ी की चीज़ें खाते हैं यहाँ पे, और नो टू पीपल आर अलाइक। तो उसकी तुम टेंशन ना लो, ये पाकिस्तानी कल्चर से चीज़ हेल करती है। बट थिंक इस कि तुम अगर कनाडा आ गए हो तो वो तुम्हें मसला नहीं होने वाला। बट वो कहता है बिलाल भाई, मेरा अरमान था कि एक प्लेट में हम लोग निहारी खाएं, एक प्लेट में हम लोग पाए खाएं, मेरी बीवी साथ बैठी हो और हम इकट्ठे नान और शोरबा खा रहे हो। तो वो मेरा ख्वाब ही रह गया। इकट्ठा खाना तो दूर की बात है, एक जैसा खाना भी हम लोग नहीं खा सकते। वो तो मुझे मेरे तरीके से खाने भी नहीं देती। मैंने कहा ये तुम क्यों कह रहे हो। तो कैसर कहता है कि कल मैं चाय में बिस्कुट डबो डबो के खा रहा था, क्योंकि मुझे ऐसे ही पसंद आता है। गीला गीला बिस्कुट जब मुंह में जाता है और ऐसे घुलता है वो मक्खन मलाई की तरह, वही खाने का मज़ा आता है। तो मुझे वो बोलती है कि इफ़ यू वांट टू एंजॉय दिस विद टी, फर्स्ट टेक द बाइट एंड देन टेक द सिप। तो कहता है कि वो कह रही थी कि तुम पहले
रूखे सूखे बिस्किट को चक मारो और उसके बाद चाय की चुस्की लो। मैंने इस तरह किया तो मुझे ज़रा मज़ा नहीं आया मुंह में बिस्किट को चाय के अंदर मिक्स करने की कोशिश करके। वो जो एक चीज़ होती है ना, जो डूब के गीला गीला बिस्किट निकलता है चाय में डूब के, नाज़रीन मुझे हंसी आ गई ऑनेस्टली। कह रहा था कि वो जो गीला गीला बिस्किट निकलता है चाय में से, पूरी तरह से दूध पत्ती से तर, ऐसा बिस्किट जो दूध पत्ती से बिल्कुल पूरी तरह से मैसरेटेड हो। और कभी कभार तो ऐसा बिस्किट अपने वज़न की वजह से चाय के अंदर ही गिर जाता है और बाद में टीस्पून से निकाल कर खाना पड़ता है। ऐसा दूध पत्ती से तर नरम मुलायम बिस्किट जब मुंह में जाता है और जाते ही जब वो दांतों के तले पिस के दूध पत्ती को रिलीज़ करता है और पोरस हो जाता है मुंह के अंदर, तो उसका जो घुलावट मिलावट सरसराहट थरथराहट होती है वो फीलिंग मुझे ज़रा भी नहीं आ रही थी। उसके तरीके से खा के मुझे ज़रा मज़ा नहीं आया। मैंने कहा कैसर, कभी कभार बहुत फजूल बातें करते हो, एक टेंजेंट पर ले जाते हो यार, जल्दी छोटी मुख्तसर बात किया करो। ठीक है तुम्हें गीला बिस्किट खाना पसंद है, अच्छा, लेकिन बात ये है कि हाँ, ये मैं वाकई समझता हूँ कि हर नए दूल्हे के अरमान होते हैं कि उसको तवज्जो दी जाए, ख़ास तौर पे बीवी उसका ख्याल रखे और उसके लिए तैयार हो, उसे इम्पोर्टेंस दे, उसके लिहाज से अपने शेड्यूल को एडजस्ट करे। मतलब तुमने अब तक जितना ये गिला किया ना कि तुम्हें गाड़ी मिलती या तुम्हें लिफ्ट कराई जाती अपने पूरे ससुराल की तरफ से, माइंड ना करना, लेकिन आई कम्प्लीटली डिसएग्री विद दिस। लेकिन इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि तुम्हारी बीवी का ये काम था कि वो स्पेशली तुम्हें स्पेशल फील कराती और तुम्हारा ख्याल रखती और तुम्हें हस्बैंड की तरह ट्रीट करती। आई थिंक दिस इज़ समथिंग दैट यू आर नॉट रॉन्ग इन मिसिंग। ये हर बंदे का हक है। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि दिस इज़ समथिंग कि अगर तुम उसको बिठाकर वन टू वन टॉक करो और उसको समझाने की कोशिश करो, तो इफ़ शी इज़ अ सेंसिबल पर्सन तो उसको समझ आ जाएगी एंड मे बी शी विल मेक अ कॉन्शियस एफर्ट अपने आप को उस लिहाज से चेंज करने के लिए। और शायद इस चीज़ के ऊपर काम किया जा सकता है। ऐसा कोई गॉन केस नहीं है ये मामला। और बहुत अच्छी बात है कि तुम पाकिस्तान से कनाडा चले गए हो और अब तुम वहाँ की शहरियत हासिल करके अपनी ज़िंदगी बना सकते हो अगर तुम चाहो। अगर तुम अपने ज़ोर बाजू पर इक्तफ़ा करो और दूसरों के पैसे पर अपनी नज़र जमाना बंद करो और एक जेन्युइन कोशिश करो। सबसे पहले अपने नफ्स को काबू पर लाओ। तुम्हारा नफ्स ऐसे मुझे लगता है जैसे एक बिदकता हुआ घोड़ा है, बेलगाम घोड़ा जो भागी जा रहा है और तुम्हारा उसके ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। शायद कहीं ना कहीं तुमने इसी किस्म की सीख ली है पहले से, लेकिन दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग जिस तरह की तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस हैं तुम्हारे इन लॉज से। यू नीड टू गेयर अप योर सेल्फ और अपनी सलाहियत पर भरोसा करके खुद पैसा कमाओ और आगे बढ़ने की कोशिश करो। नाजरीन, मेरा तो यही पैगाम था कैसर के लिए। आप इसमें अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। जाने से पहले ज़रूरी बात करना चाहता हूँ कि अभी मैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ के आया हूँ, तो वहाँ पर एक जनाजा भी था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी जनाजे में शिरकत की। तो नाज़रीन, हमें अपनी मौत को हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी को नहीं पता कि उसके पास कितना वक्त है, कभी भी अल्लाह की दी हुई मुद्दत पूरी हो जाएगी। तो अपनी मौत को इंसान याद रखे तो कुदरती तौर पर ही इंसान के अंदर एक अपनी इस्लाह का प्रोसेस जारी रहता है। वो सोचता रहता है कि व्हाट इफ दिस हैपेंस टू बी माय लास्ट डे, माय लास्ट आवर और माय लास्ट मोमेंट। तो इंसान के अंदर सबकॉन्शियसली ही एक ऐसा फिर प्रोसेस जन्म लेता है कि वो हर आने वाले दिन को बेहतर करना चाहता है अपने लिए, अपने गुज़िश्ता दिन से। ये बहुत ही ज़रूरी है कि इंसान अपने आप के ऊपर काम करे, अपने अखलाकियात के ऊपर काम करे और दुनिया में आने के अपने मकसद को समझे और उसको ऐसे तरीके से पूरा करने की कोशिश करे। यही वो चीज़ है जो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाती है। वरना अगर सिर्फ खाना ही खाना मकसद हो तो वो देखें सामने गुलहरी खाना खा रही है, तो खाना तो सब खाते ही हैं। ये देखिए कितने मज़े से, आई थिंक उसने कोई मूंगफली उठाई हुई है या कहीं से कोई नट लेके आ गई है और आराम से बैठ के खा रही है। तो खाना तो अल्लाह ताला हमें भी देता है, बल्कि अगर हम अपनी ज़िंदगियों पर रिफ्लेक्ट करें तो अनगिनत लोगों से ज़्यादा ब्लेस्ड अल्लाह ने हमें रखा हुआ है। लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी ज़िम्मेदारियों को भी समझें और शुक्रगुजार बंदे बने। और शुक्रगुजारी का यही तकाजा है कि हम
अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर करें। उनके अंदर मैं लेम्फी यूज़ करता हूँ, बहुत से लोग रिमिटली यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने हमेशा बोला है कि लेम्फी बहुत ज़बरदस्त रेट्स देता है। अभी मुझे पाकिस्तान पैसे भेजने थे, तो मैं कन्वर्जन रेट देख रहा था दोनों का, तो मुझे लेम्फी का सबसे बेस्ट लगा। और मज़ा तो जब आया कि जब मैंने पैसे भिजवा दिए, तो शाम को मैंने चेक किया ऐसे ही, उसके बाद तो देखा तो $70 अकाउंट में थे। मैंने कहा ये कैसे हो गया, मैंने तो अपने लेम्फी के ऐप में सिर्फ $20 छोड़े थे, तो ये 70 कैसे बन गए। मुझे अपनी आंखों पे यकीन ना आए, मैं हैरान परेशान। मैंने कहा $50 कहाँ से आए, तो वो पता चला कैशबैक था। मैंने कहा हैं, इतना जबरदस्त $50 मुफ्त के, तो वो उसमें आए हुए लेम्फी में एज अ कैशबैक, तो वो तो मुझे बहुत ही पसंद है। मैं पहले भी बताता था अपनी वीडियोस में कि आप अगर बाहर से पाकिस्तान पैसे भेजना चाहते हैं तो लेम्फी का इस्तेमाल करें। अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करके पैसे भेजेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। $20 मुझे मिलेंगे और 20 आपको मिलेंगे जब आप अपना अकाउंट वेरीफाई करेंगे और $100 उसमें मंगवा के फिर आप भेजेंगे, तो $20 आपको भी मिलेंगे। उसके बाद आप चाहें तो मज़ीद और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को अपना यूनिक कोड रेफ़र करके $20 कमा सकते हैं, और जिनको रेफ़र करेंगे वो भी कमाएंगे। तो फ़िलहाल टू बिगिन विद आप मेरा ये कोड इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन करें, मुझे भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। तो मैं आपको अपना कोड पढ़ के बता देता हूँ। इट इज़ BILAEDDC। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में, फिर किसी ट्रू स्टोरी के साथ, फिर किसी रिलेटेबल कंटेंट के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिए, और नीचे कमेंट्स में ये भी लिखिएगा कि ये वीडियो आपने दुनिया के किस कोने से देखी है। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।